नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ कारणों से ये क्लास हमारी चल नहीं पा रही थी। तो 18 तारीख तक हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा था, लेकिन 18 मई के बाद हम लोग करंट अफेयर नहीं पढ़ पाए थे। तो 18 मई के बाद 19 से लेकर के 25 तक, आज 25 मई है, तो पूरे एक सप्ताह का करंट अफेयर हम इसी वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। डेली हम लोग टॉप 5 क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो 7 दिन का अगर आप जोड़ेंगे टॉप 5 तो आपका 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये 35 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, इसको आपको देख के चलना है। ये करंट अफेयर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये होता है कि जो चर्चा में है उसको लिया जाता है, बाकी उसके स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और एक दो ऑप्शन में स्टैटिक और एक दो ऑप्शन में आपका करंट डाला जाता है। ठीक है, तो पढ़िएगा, इसको देखिएगा, काफी अच्छा करंट अफेयर है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा कि स्पर्म व्हेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? ये दांतेदार व्हेल में सबसे बड़ी होती हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? ये विश्व भर में समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तीसरा, इन्हें आईयूसीएन रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बताना है कितने कथन इसमें से सही हैं। ठीक है, कितने का मतलब होता है कि कौन सा नहीं, एक दो, मतलब कुल मिला के कितने कथन सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, फिर इसके जवाब की तलाश करेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे ही एक्सप्लेनेशन सब में इसमें दिया रहता है। देखिए, वैसे आपको बता दूं इसमें सभी सही हैं, इसमें सभी तीनों सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये तीनों बातें जो स्पर्म व्हेल है, तीनों के बारे में सही कही गई हैं। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए आप मंथन आईक्यू ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें ये सेम क्वेश्चन की पीपीटी सेम एज इट इज डेली बेसिस पर अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी दी रहती हैं। बाकी कथन एक सही है आपका, और कथन दूसरा भी सही है, और तीसरा भी कथन सही है, इसलिए इसमें जो है सभी हो जाएगा, इसमें से सभी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तरल नाइट्रोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बताना है? तरल नाइट्रोजन का उपयोग मुख्य रूप से खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह पैकेट खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। ठीक है, सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। दूसरा, यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील नीले रंग का तरल पदार्थ होता है। क्या ये नीले रंग का पदार्थ होता है? नहीं, ये गलत हो गया और पहला सही है। तो इसमें कौन सा सही है? केवल एक सही है, दूसरा इसका सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, इसको भी देख लेते हैं क्या है। देखिए, पहला तो आपका सही है कि वाष्पित होने के बाद यह 700 गुना तक प्रसारित हो सकता है, ये भी ठीक है। बाकी यह एक अक्रिय, रंगहीन, गंधहीन, क्रायोजेनिक द्रव होता है। ठीक है, तो तरल नाइट्रोजन के बारे में ये चीजें आप समझ लीजिएगा। बाकी देखिए, एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये वाला है कि वाष्पित होने पर यह 700 गुना तक प्रसारित हो सकता है और फूड पैकेट में ऑक्सीजन को विस्थापित करता है और माइक्रोवियल एक्शन को रोकता है। ठीक है, यानी कि सड़ने से बचाता है ये। ठीक है, तो जिससे सेल्फ लाइफ तथा पदार्थ की ताजगी में सुधार होता है। ठीक है, तो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। आगे देख लेते हैं। केन्या निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तंजानिया, युगांडा, सूडान और इथोपिया। तो जाहिर सी बात है, किसके साथ नहीं करता है? ये सूडान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगर आपको मैप में देखना है तो आप देख लीजिए कि इसमें सूडान, ये हो गया आपका युगांडा, इथोपिया, सोमालिया और ये तंजानिया। ठीक है, तो आपका सूडान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला, न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में विचार करना, पहला कथन क्या है? संविधान के अनुच्छेद 126 और 220 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। क्या ये बात सत्य है? नहीं सत्य है, आपको पता है। दूसरा, संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 के साथ 99वां संविधान संशोधन 2014 में पारित किया, जिससे कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र आयोग का निर्माण का प्रावधान किया गया। ये बात बिल्कुल सत्य है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? केवल दूसरा सही है, पहला आपका सही नहीं है। क्यों नहीं सही है पहला? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 124(2)
और 217 में क्रमशः उच्चतम न्यायालय यानी कि 124(2) में उच्चतम न्यायालय और 217 में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की ये बात की गई है। तो इसीलिए पहला कथन आपका सही नहीं है, बाकी के जो कथन हैं वो इसमें से सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्या है आपका, सुंदरबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए सुंदरबन के बारे में विचार कर लीजिए, चर्चा में था तो इसलिए आने की संभावना है, सवाल काफी संभावनाएं हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से सवाल बन सकते हैं इससे। सुंदरबन विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों का आवास है जो बंगाल की खाड़ी पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों डेल्टा पर स्थित है। क्या ये बात सही है? दूसरा, सुंदरबन का 40% हिस्सा भारत में, शेष बांग्लादेश में है। ठीक है, यूनेस्को इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और रामसर कन्वेंशन 1972 के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि दोनों के रूप में नामित किया गया है। कितने कथन इसमें से सही हैं? 1 2 3 कथन हैं, लेकिन इसमें से तो सभी सही हैं, लेकिन ऑप्शन में तीनों कहीं है नहीं ऑप्शन में। लेकिन आप ये समझ लीजिएगा, ये होना चाहिए था 1 2 और 3, इसमें से सभी सत्य हैं। ठीक है, तो ये बातें इसमें से तीनों बातें बिल्कुल सही कही गई हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कथन 1 भी सही है, कथन दूसरा भी सही है और कथन तीसरा भी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। अगला सवाल आपका क्या है, भारतीय मसाला बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मसाला बोर्ड बड़ा चर्चा में था तो सवाल आ सकता है, देख लेते हैं। यह मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। दूसरा, इसका गठन पूर्ववर्ती इलायची बोर्ड और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद के विलय के बाद किया गया था। तीसरा, यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। तो मतलब ये कह रहा है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है, जो कि बात सही नहीं है। ये तीसरी बात सही नहीं है, बाकी ये दोनों बातें सही हैं। आंसर हो जाएगा आपका कितने सही हैं, केवल 2 सही हैं। पूछा क्या है, कितने सही हैं, मतलब पहला सही दूसरा सही है, 2 ऑप्शन सही है, आंसर हो जाएगा आपका 2। अच्छा, तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। किसके तहत काम करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। तो ये बात दिमाग में ध्यान में रखिएगा, काफी कंफ्यूजन होता है। अगला सवाल है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गलत कथन का चुनाव करना है। चलिए देखिए क्या है, यह प्रदूषकों को नष्ट करने के लिए खतरनाक सामग्रियों को उच्च तापमान पर जलाने की प्रक्रिया है। दूसरा, केवल मृदा, कीचड़, तरल पदार्थ और गैसों सहित कई अलग अलग प्रकार की खतरनाक सामग्रियों को जलाकर इंसिनरेशन किया जा सकता है। तीसरा, इंसिनरेशन से बिजली और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। या फिर चौथा, इंसिनरेशन का एक प्रमुख लाभ यह होता है कि यह सीसा और क्रोमियम जैसी जहरीली धातुओं को नष्ट कर देता है। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा भाई? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? ये जो बात कही गई है, इंसिनरेशन का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह सीसा और क्रोमियम जैसी जहरीली धातुओं को नष्ट कर देता है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, मैं अभी बता देता हूं आपको। ठीक है, देखिए, ये देखिए, इंसिनरेशन से सीसा और क्रोमियम जैसी जहरीली धातुएं नष्ट नहीं की जा सकती हैं। तो ये बात आप दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा। आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्या है। ठीक है, चलिए, तो इसको कहते हैं, वैसे इंसिनरेटर जो होता है वो क्या होता है? भस्मक यंत्र होता है। ठीक है, ये एक भस्मक यंत्र है, भस्म कर देने वाला। तो ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, क्या है देख लेते हैं। इंसिनरेशन संदूषकों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त उच्च तापमान पर खतरनाक सामग्रियों को जलाने की एक प्रक्रिया है। इंसिनरेशन एक भस्मक यंत्र में किया जाता है, जो एक प्रकार की भट्ठी जिसे दहन कक्ष में खतरनाक सामग्रियों को जलाने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब इंसिनरेशन जहां किया जाता है उसका नाम है इंसिनरेटर। मतलब भस्म भस्म करना एक क्रिया हो गई, और भस्मक यंत्र उसका यंत्र हो गया। तो बस यही अंतर है इंसिनरेशन और इंसिनरेटर में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है। अगला 8वां नंबर सवाल है आपका, नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड सवाल है, देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, मूल रूप से यह पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। दूसरा,
नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला मैरी क्यूरी थी और उन्होंने यह पुरस्कार 3 बार जीता। रविन्द्रनाथ 13 में शांति नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय और भारतीय थे। उपर्युक्त में से कितने कथन इसमें से सही है? एक ही कथन इसमें से सही है, देख लेते हैं कौन। पहला तो इसका पूरा सही है कि देखिए पहला कथन क्या था कि ये मूल रूप से यह पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान और चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है और यही एक सही है, दोनों बातें गलत है क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर को तो शांति के क्षेत्र में मिला नहीं था, आपको पता ही होगा। चलिए हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है इसका। तो पहला सही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। दूसरा देख लेते हैं। वर्ष 1968 में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में छठा पुरस्कार जोड़ा गया, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर नोबेल पुरस्कार नहीं कहा जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला मैरी क्यूरी थी, ये बात ठीक है। उन्होंने यह पुरस्कार 2 बार जीता है, 3 बार नहीं जीता, इसलिए दूसरा गलत है। और जो इन्होंने 1913 में जीता था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ये साहित्य में नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था और ये ऐसा पाने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति हैं या फिर भारतीय हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका क्या है? कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब तापमान, प्रकाश या पोषक तत्वों जैसे पर्यावरणीय परिवर्तन से तनाव के कारण प्रवाल सहजीवी शैवाल को बाहर निकाल देते हैं, जिससे वे पूरी तरह से सफेद हो जाते हैं। दूसरा, हल्का सफेद रंग कैल्शियम कार्बोनेट के पारभासी ऊतकों का होता है, जो वर्णक उत्पादक प्रवाल विरंजन मतलब प्रवाल का रंग उड़ जाना, बस यही है, ये क्षय के कारण दिखाई देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन इसमें से आपके सही हैं? तो जाहिर सी बात है इसमें से दोनों कथन आपको सही नजर आएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, इसमें तो कोई टफ वाला बात है नहीं। कोरल ब्लीचिंग तो आप लोग जानते ही होंगे। आगे देख लेते हैं, अगर कोई समस्या है तो एक्सप्लेनेशन जरूर देखें। 10 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 10 नंबर सवाल हमारा क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? सीएए 4 धर्म के आधार पर गैर मुस्लिम समुदायों को नागरिकता प्रदान करता है। तो दूसरा, यह 6 समुदायों के सदस्यों को पासपोर्ट अधिनियम 2020 एवं विदेशी अधिनियम 1946 के तहत किसी भी आपराधिक मामले में छूट देता है। तो इसमें से क्या बताना है? उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से क्या कौन सा कथन सही निकाल पाएंगे? दूसरा सवाल इसमें सही है, दूसरा तो बिल्कुल सही, लेकिन पहला इसमें सही नहीं है। क्यों नहीं सही है इसको देख लेते हैं। देखिए उसमें क्या बोला गया है और इसमें अंतर को समझिए। जो आपका नागरिकता अधिनियम है 2019 का, उसमें सीएए 3 पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ध्यान देना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 गैर मुस्लिम समुदाय, कौन कौन से? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। तो जाहिर सी बात है पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया और दूसरा सही था, इसलिए आपका ये गलत हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं करना है, बहुत चर्चा में है, आ सकता है, यूपीएससी में आ सकता है। ठीक, एके 203 असाल्ट राइफल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, भारत और फ्रांस ने 2019 में एके 203 असाल्ट राइफल के उत्पादन के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दूसरा क्या है? उत्तर प्रदेश में कोरबा आयुध फैक्ट्री ने 7.62 मिलीमीटर कलाश्रिको मतलब एके 203 असाल्ट राइफल का पहला बैच तैयार किया। तो इसमें से कितने सही हो जाएंगे भाई? जाहिर सी बात है इसमें एक और इसमें आपका पहला सही है। भारत और फ्रांस ने 2019 में एके 203 असाल्ट राइफलों के उत्पादन के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किया। देखिए इसमें पहला आपका सही नहीं है। क्यों नहीं सही है मैं बता दूं। देखिए भारत और रूस की बात, उसमें क्या कहा जा रहा है? भारत और फ्रांस की बात कहा जा रहा है। तो भारत और फ्रांस नहीं, भारत और रूस की बात है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। ये वाला पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका? ये भारत और फ्रांस की बात की जा रही है, तो ये गलत और दूसरा सही, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। स्क्वायर
किलोमीटर ऐसे टेलीस्कोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SKAO बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है। पहला, तो रेडियो खगोल विज्ञान को समर्पित एक नया अंतर सरकारी संगठन है और इसका मुख्यालय अमेरिका में है। दूसरा, भारत SKAO का सदस्य नहीं है। तीसरा, सदस्य देश और संगठन परियोजनाओं को साकार करने के लिए वित्तीय और अपनी वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञता दोनों के साथ योगदान करते हैं। अब 12 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, पहला तो इसमें सही है, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, लेकिन दूसरा इसका गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत। क्यों है हम लोग देख लेते हैं। क्या भारत इसका सदस्य है? तो पहला इसमें सही क्या है भाई, एक सेकेंड फिर से पढ़ देते हैं। स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप यानी कि SKAO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SKAO रेडियो खगोल विज्ञान को समर्पित एक नया अंतर सरकारी संगठन है और इसका मुख्यालय अमेरिका में है, बहुत ध्यान देना है। और दूसरा लिखा है भारत इसका सदस्य देश नहीं है। तीसरा है सदस्य देश और संगठन परियोजनाओं को साकार करने के लिए वित्तीय और अपनी वैज्ञानिक तकनीकी विशेषता को दोनों के साथ अपना योगदान देंगे। यही बात इसमें से सही है और इसमें केवल और केवल तीसरा ही सही है, ठीक है। कितने सही लग रहे हैं आपको? 2 सही लग रहे हैं। भारत इसका सदस्य देश है, चलिए निकालते हैं। तो पहला तो सही नहीं है, क्यों? क्योंकि SKAO रेडियो खगोल विज्ञान को समर्पित एक नया अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय यूके में है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है, और इसमें लिखा है अमेरिका में, तो जाहिर सी बात ये गलत हो गया। लेकिन दूसरा देख लेते हैं। तो फिलहाल 10 देशों के संगठन जो SKAO का हिस्सा है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, भारत, इटली, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड और यूके शामिल हैं, और दूसरा आपका इसीलिए सही नहीं है, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं। सदस्य देश तथा संगठन परियोजनाओं को साकार करने के लिए, ये तीसरा कथन आपका सही है, लेकिन दूसरा क्यों नहीं सही है भाई? भारत SKAO का सदस्य नहीं है, तो भारत SKAO का सदस्य तो है ना, तो इस नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो केवल तीसरा सही है। तो कितने सही होंगे? इसमें केवल एक सही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, केवल 2 नहीं सही होगा, इसका केवल एक सही होगा। उत्तर पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो पहला भी गलत है और वो भी। चलिए, 13 नंबर सवाल, लॉयन टेल्ड मेकॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है भाई? पहला कथन देख लीजिए। यह बंदर की प्राचीनतम प्रजाति है और यह भारत की पश्चिमी घाट का स्थानिक है। दूसरा, इसे IUCN द्वारा गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब इसमें से बताना है आपको कौन सा कथन इसमें से सही है, कौन सा के कितने नहीं, कौन सा पूछा है, तो इसका ए हो जाएगा। लेकिन गंभीर रूप से लुप्त प्राय, ये बात गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये आपका लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध है, ना कि गंभीर रूप से क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, ये लुप्त प्राय ही है, ठीक है। इसलिए आपका दूसरा गलत है और पहला सही है। आगे देख लेते हैं 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है आपका, ग्राम न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रणाली तक त्वरित और आसान पहुंच के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत स्थापित किया गया है। दूसरा, संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श में राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र पर इसका अधिकार क्षेत्र है। तीसरा, अपराधों पर उनका केवल सिविल अधिकार क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहां पर केवल आए वो तक के दायरे में आ जाता है, ये हमने आपको बताया है। इसमें पूछा है कितने सही हैं। देखिए, इसमें एक गलत है। कौन सा गलत है? तीसरा गलत के दायरे में आपको आता है, तो तीसरा सही नहीं है, क्योंकि अपराधों पर उनके पास सिविल अधिकार और आपराधिक दोनों क्षेत्र अधिकार हैं। तीसरा गलत है, लेकिन पहला और दूसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा कितने सही? केवल 2 सही है, ठीक है। अगला देख लेते हैं भाई, आपका 15 नंबर सवाल है, देखने क्या है। दूरसंचार क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूरसंचार के बारे में विचार करना है। भारत में दूरसंचार उद्योग लगभग 1.18 बिलियन ग्राहक आधार के साथ विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है।
दूसरा, अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीकी यानी कि 6G 5G नेटवर्क की तुलना में उच्च आवृत्ति होगी और इसे ऑनलाइन कार्यों में होने वाले विलंब को कम किया जा सकेगा। इतना स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? देखिए, इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 दोनों सही हैं। तो 15 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए आगे सवाल को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला हम्बोल्ट ग्लेशियर स्थित है। हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ है? अर्जेंटीना, वेनेजुएला, कोलंबिया या फिर इक्वाडोर? तो जाहिर सी बात है, हम्बोल्ट ग्लेशियर आपका कहाँ स्थित है? ये आपका वेनेजुएला में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा में ये था। कोलोरेक्टल कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। पहला कथन इसमें से क्या कहा गया है, देख लेते हैं। पहला कथन क्या है? यह एक प्रकार का कैंसर है जो कोलन या मलाशय को प्रभावित करता है। कोलन किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है या बड़ी आंत का? कमेंट करके आप बताइए, छोटी आंत का भाग है या बड़ी आंत का? दूसरा, यह दुनिया भर में तीसरा सबसे आम कैंसर है जो सभी कैंसर के मामले में लगभग 10% है। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों कथन सही हो जाएगा। पहला कथन सही है और दूसरा कथन भी सही है। 1 और 2 दोनों इसमें से सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। 18 नंबर सवाल हमारा क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके प्रावधानों के तहत झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है। बिल्कुल सही, की गई है ना, कि नहीं की गई है? दूसरा देख लेते हैं, इस अधिनियम के दायरे में ई कॉमर्स लेन देन शामिल नहीं है। ध्यान देना है नहीं पर। इसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की तुलना में उपभोक्ता की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें से आपका सही है। देखिए, तो पहला तो इसमें सही है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है पहले के बारे में। ठीक है, पहले के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा इसमें से, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा इसमें सही नहीं है जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि इसमें लिखा है इस अधिनियम के दायरे में ई कॉमर्स लेन देन शामिल नहीं है, तो ये बात सही नहीं है, गलत है ये बात। ठीक है, अगला तो अगला तो सही है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा, यानी कि कितने सही हैं? केवल 2 सही हैं। ठीक, तो ये नहीं पूछा है कौन कौन से सही है, ये पूछा है कितने सही हैं। तो 2 सही हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और ये आप इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो काफी कुछ जानकारी आपको मिलेगी। 19 नंबर सवाल, मणिपुर पोनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने आधुनिक खेल पोलो के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह लाई हरोबा जैसे स्थानीय त्योहारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कौन से कथन सही हैं, ये कितने नहीं बताना है, कौन से सही हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें पहला कथन सही है और दूसरा भी कथन सही है, यानी कि आंसर आपका सी हो जाएगा। इसमें 1 और 2 मणिपुर पोनी के संदर्भ में दोनों कथन सही हैं, ध्यान दे दीजिएगा आप। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत 1982 में स्थापित किया गया था और एक ऐसा निकाय है, यह एक सांविधिक निकाय है, ऐसे कहा गया है इसमें। दूसरा देखते हैं, इसे भारतीय लघु विकास बैंक यानी कि विनियमित किया जाता है। तीसरा, इसके मामले में नाबार्ड अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल द्वारा शासित होते हैं। कितने कथन इसमें से सही हैं? तो जाहिर सी बात है, इसमें कितने से, देखिए इसमें एक गलत है, तो इसमें केवल दूसरा गलत है और बाकी सही है। दूसरा ये वाला जो है भारतीय लघु सिडबी द्वारा विनियमित किया जाता है, ये गलत है। पहला सही है और तीसरा सही है। कितने सही हो गए? केवल 2 सही है। ठीक है, और जो क्यों दूसरा वाला क्यों गलत है इसको देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है जो बैंकिंग व्यवस्था को विनियमित करता है और यह नाबार्ड के अंतर्गत शामिल एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत परिभाषित विभिन्न संस्थाओं बैंकों का पर्यवेक्षक है। इसलिए सिडबी का गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये 20 नंबर सवाल का आंसर आपका हो गया बी। केवल 2 इसमें से सही हैं। ठीक है,
तो दोस्तों ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन करंट अफेयर का। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको आगे करंट अफेयर में मिल जाएंगे। अभी के लिए आप 20 क्वेश्चन पढ़िए, बहुत है 20 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो करंट अफेयर का नहीं मैं चाहता हूं खुद ही। लेकिन हाँ, ये आपका लगभग 23 तक आपका कंप्लीट है। इसमें 1-2 दिन का जो बचा हुआ है वो मैं 26 26 तारीख वाले करंट अफेयर में थोड़ा-थोड़ा ऐड करके आपको पढ़ा दिया करूँ। मतलब एक भी दिन का आपका नहीं छूटेगा। हाँ, कभी-कभी हो जाता है कि टेक्निकल इश्यू की वजह से लेट हो जाता है, ठीक है? लेकिन हम लेट नहीं होने देंगे। हम डेली करंट अफेयर ज़रूर रेगुलर इसको पढ़ाते रहेंगे, और डेली ही नहीं, इसका हम वीकली रिवीजन लेके आएँगे, मंथली रिवीजन लेके आएँगे, फिर ईयरली लेकर के आएँगे। यानी कि करंट अफेयर में कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपको, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मंथन आईक्यू। धन्यवाद।